नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। आप लगातार हमारे साथ बने हैं, हम लगातार वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं आपके साथ साथ पॉलिटेक्निक परीक्षाओं को देखते हुए। तो आज पिछले क्लास में हमने समतल दर्पण के बारे में बातें की और बहुत लोगों को वो जो वीडियो है काफी पसंद आ रहा है, कि लाइक्स मिल रहे हैं और लगातार आपकी रिक्वेस्ट आ रही है कि हम उस पर आगे भी कुछ वीडियोस बनाएं। तो बस ये लास्ट पार्ट है समतल दर्पण, उसके साथ हम जोड़ेंगे परावर्तन और परावर्तन के बाद हमारा दर्पण का पोर्शन शुरू हो जाएगा, उत्तल और अवतल दर्पण। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों, बिना समय गंवाए। सबसे पहले आपने पिछले पोर्शन में समतल दर्पण की बेसिक अवधारणा पढ़ ली है। अगर किसी मित्र ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियो देखें। आज हम केवल इस हिस्से पर स्पेशली बात करने वाले हैं, वो हमारा पोर्शन है पार्श्व विस्थापन। शीशे का एक अमूल गुण होता है कि अगर आप शीशे के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें, वहां कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें आप, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बनाकर समझाऊंगा जानबूझकर, तो इस स्थिति में आपका जो उधर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो अपने से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि जो उसका राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट, यानी कि ये जो दाहिना भाग इस तरफ मिल रहा है वो आपको इस तरफ मिलेगा और ये जो आपका बायां भाग है वो पीछे की तरफ मिलेगा, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाता है। इसको अक्षरों में जरा समझ कर देखते हैं मित्रों, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं 2-4 एग्जाम्पल पहले रखता हूँ। आप बी का बनना देखे होंगे, बी अक्षर है हमारे पास, मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा, ऐसे और थोड़ा गैप करके। बी हुआ दोनों मिलकर। अब जरा समझिएगा, अगर इसका शीशे में प्रतिबिंब देखना हुआ तो 1 आएगा और बी आएगा इस तरफ उल्टा, इसका लटका या लूप दूसरी तरफ हो जाएगा, तो ये इसका प्रतिबिंब बनकर रहेगा, ये बी का प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। इधर देखिएगा, अगर आप सी की बात करें तो सी में जो लूप आपको दिख रहा है ये दाहिने हाथ की तरफ है। देखिए आपके 2 हाथ नहीं है, दाहिने हाथ की तरफ है। अगर शीशे में देखेंगे तो किस तरफ आ जाएगा, बाएं हाथ की तरफ, इसका मुंह पलट जाएगा। इसी प्रकार अगर आप ई का देखें तो ई के मामले में भी देखिएगा, ये जो 3 डंडे हैं आपके, ये तीनों डंडे आपके दाहिने तरफ में, ये क्या हो जाएगा, बाएं तरफ। अगर कोई कहेगा सर बीच वाला नहीं बदल रहा है, तो जवाब है बीच वाले का पार्श्व विस्थापन नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा क्योंकि इसमें दाहिना बायां कुछ नहीं है, इसके दाएं या बाएं कुछ लगेगा तभी पार्श्व विस्थापन होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अगर आपसे कोई अक्षर डी का पार्श्व विस्थापन पूछता है तो एक सीधी लाइन और ये लाइन यानी ये लूप पीछे की तरफ आप बना देंगे, डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई पी का पूछे तो देखिए ये लगाइए, पी लगाइए इसको। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे कोई यस का पूछे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी लोग इसका बता नहीं पाते, इसको जो है 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक सी ऊपर की तरफ, वो भी राइट की तरफ मुंह किया हुआ, और एक सी नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ मुंह किया हुआ। जिसका मुंह राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए जी, अगर आप देखते हैं तो जी में एक सी बना है और इसी तरीके से देखिए एक डंडा है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस सी का मुंह उल्टा और ये दाहिने तरफ था, ये वाला पोर्शन इस सी के, अब इस सी के किस तरफ आ जाएगा, आप समझ रहे हैं, बाएं तरफ, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। तो ये जी का आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। लेकिन कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जिनमें पार्श्व विस्थापन बिल्कुल हमको नजर नहीं आता है, इसीलिए हम ये भी मोटा मोटा कह सकते हैं पार्श्व विस्थापन नहीं होता। हालांकि ये कहना गलत है, पर उनमें उसका आभास नहीं होता। जैसे अक्षर आपका है, मैं सिंपली ले लूं आई, आई आप नॉर्मली बना रहे हैं तो एक डंडा सीधे बना। अगर आपने इस तरफ दाहिने तरफ एक डंडी लगाया तो ये बाएं तरफ बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। अगर आपने बाएं तरफ डंडी लगाया, जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, दाएं। ऐसे ही है, इधर दाहिने तरफ आपने डंडी लगाया तो इधर बाएं, इधर बाएं लगाया तो इधर क्या हो जाएगा, दाएं। इसमें देखिए कहीं कोई पार्श्व विस्थापन नहीं होता। आगे चलते हैं, जरा देखते हैं अक्षर एम को। अगर आप ये भाग ढक लें, इधर वाला पोर्शन, ये अभी दाहिने तरफ ये लटका हुआ भाग दिख रहा है, ये बाईं तरफ बन जाएगा और बाएं वाले का दाईं तरफ बन जाएगा, तो सेम अक्षर आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ओ की बात करूं तो मेरे नजर में ये 2 सी है, जिसमें एक सी का मुंह दाहिने तरफ है, एक का बाएं तरफ है। तो देखिए जो दाहिने तरफ है वो बाएं तरफ बन जाएगा और बाएं वाला दाहिने तरफ मुंह कर लेगा। ठीक है, और बाएं जो दाहिने वाला है वो बाएं कर लेगा, बायां वाला दाहिने कर लेगा, देखिए वो बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जिनमें पार्श्व विस्थापन नहीं होता। अगर मैं क्रम से बोलना चाहूं तो देखिए किनमें होगा किनमें नहीं
नहीं होगा, इस चीजों को देखते हैं। तो पार्श्व विस्थापन होगा उस पर टिक करेंगे, और जिसमें पार्श्व विस्थापन का नहीं होगा उसको हम क्रॉस करेंगे। तो देखिएगा आपके सामने है A B C D E F G H, ठीक है, I J K L M N O P, ठीक है, Q R S T U V W X Y और Z। तो आप बनावट पर ध्यान दें। ए में पार्श्व विस्थापन आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बीच से काटने पर दायां और बायां भाग बिल्कुल सिमेट्रिकल। इसमें एक ही तरफ लूप है, दूसरी तरफ नहीं है। इसमें देखिए पार्श्व विस्थापन नहीं होगा, इधर देखिएगा, इसमें एक तरफ लूप है, दूसरी तरफ नहीं है, इसीलिए इसमें पार्श्व विस्थापन होगा। इसमें दाहिने तरफ लूप है, जो बाएं बदल जाएगा तो इसमें पार्श्व विस्थापन होगा। इसमें दाहिने तरफ लूप है, ये बाएं तरफ चेंज हो जाएगा, इसमें होगा। यहाँ भी इसी प्रकार होगा, यहाँ भी होगा। लेकिन H को अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो H को आप देख सकते हैं, H में दो डंडे हैं, दायां वाला बायां या बायां वाला दायां चल रहा है, बीच पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इस पर पार्श्व विस्थापन नहीं। इसी प्रकार J पे नहीं, इसी प्रकार आपका M पर नहीं, इसी प्रकार O पर नहीं देखने के लिए मिलेगा, इसी प्रकार U पर नहीं। U में भी आप देख सकते हैं, एक U इधर से और एक डंडी इधर से, ये वाला इधर और ये वाला उधर चला जाएगा। इसी प्रकार V में नहीं देखने के लिए मिलेगा, W में नहीं मिलेगा, X में नहीं मिलेगा, ठीक है मित्रों, और इसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे Y, तो Y में थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, मैं आपको अलर्ट करूंगा। Y नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाए तो बिल्कुल इसमें पार्श्व विस्थापन दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डंडी ऐसे ही, ये वाला बाएं तरफ बना और बायां वाला दाएं तरफ बना, तो Y का सेम। लेकिन अगर ये मैं छोटा Y बना लूं, इस स्टाइल वाला देखिएगा जो आज तक ऐसे चला है, तो इस स्टाइल वाले Y में ये मुंह दाएं तरफ, हम इसको किधर बनाएंगे, बाएं तरफ, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ये दबा किस तरफ है, बाईं ओर भाग रहा है ये डंडा, ये लाइन हमारी बाईं ओर भाग रही है, तो अब जो बनाएंगे लाइन वो हमारी दाईं ओर भागेगा। और जो बाईं ओर वाला है, इधर देखिएगा आपके बाएं हाथ की ओर, उधर दाएं तरफ मिलेगा, तो इसका शेप ऐसा मिल जाएगा। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता, हमसे कैपिटल अक्षर ही पूछे जाते हैं। तो मित्रों आपको केवल वो अक्षर याद कर लेने हैं जिनमें पार्श्व विस्थापन का आभास नहीं होता है। तो ये हमारे समतल दर्पण का पोर्शन रहा, जो पिछले क्लास में बचा रह गया था। लेकिन अभी इसी समतल दर्पण से संबंधित हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, जिसे समझने के लिए पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, ठीक है। आइए उन थ्योरीज को थोड़ा सा समझ लें। ये भी ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले कि हम वस्तुओं को किन कैटेगरी में बांट लेंगे। तो हम किसी भी वस्तु को या किसी भी प्राप्त ऑब्जेक्ट को, मैटर को दो पार्ट में बांट सकते हैं फिजिक्स की भाषा में। एक तो प्रदीप्त वस्तुएं, अंग्रेजी में लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा हम कहते हैं अप्रदीप्त यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों मैं मोड बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देते रहे, क्योंकि हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, तो हिंदी नहीं, क्योंकि आगे चलकर हमें पढ़ने के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रदीप्त वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, सूर्य से हमें ऑटोमेटिकली प्रकाश मिलता है। आपका CFL या बल्ब या लैंप, इनसे हमें स्वाभाविक रूप से प्रकाश मिलता है। जबकि अप्रदीप्त वस्तुएं जैसे शीशा, शीशा आपको प्रकाश नहीं दे सकता, लेकिन शीशे पर अगर आप लाइट मार दें तो उससे हमें ऑब्जेक्टिव परावर्तित होकर प्रकाश प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं और कई बार ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, चंद्रमा। चंद्रमा को रात में चमकीला दिखाई देता है, तो बहुत सारे मेरे मित्र जानते होंगे कि चंद्रमा के पास स्वयं का निजी प्रकाश है, तो जवाब नहीं में है। ये सूर्य के प्रकाश से, सूर्य जो प्रकाश देता है अंतरिक्ष में, उसी के प्रकाश से जब वो चंद्रमा पर पड़ता है तो उसका तल चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो अप्रदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल में चंद्रमा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ किरणों के बारे में बात करूंगा और उसके पहले प्रकाश के बारे में बात करूंगा। अब कोई हमसे पूछे कि प्रकाश क्या है, तो जवाब होगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अंडरलाइन करिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बोला है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बस्ती से गोरखपुर या लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, आप कहेंगे बस से या ट्रेन से। लेकिन
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी तरीके से गिरते पड़ते पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही प्रकाश है। हमारा प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और ऐसा तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो उसे हम कैसा तरंग कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये वायु में किस स्पीड से चलती है? तो सभी को याद होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, ठीक है। लेकिन अगर ये जल में चला जाएगा तो थोड़ा घट जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये जल में इसकी चाल है, ये आपकी वायु में इसकी चाल है, ठीक है। अगर ये कोई पूछ बैठे हमसे, जो कि पूछा भी गया है, कि एक दृश्य प्रकाश किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे तो बहुत ही नॉर्मल सी इसका आर्गुमेंट है कि अगर आपके पास एक व्हाइट लाइट है, सफेद लाइट है, ठीक है, और उसको हम किसी प्रिज्म पर गिरा दें तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। यानी कि इसका सेंस ये निकल कर आता है कि हमारी व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। 7 रंगों से मिलकर बना होने के कारण हम इस 7 रंगों से बना होने के कारण इस व्हाइट लाइट का ये जो रेंज है आपको 7 रंगों वाला, इसे हम लोग विश्व प्रकाश का रेंज कहते हैं। और ये कितना होता है तो पहले आपको याद करा दें, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, विद डॉट, जिसका मतलब ये होता है कि 7 रंग कौन कौन से हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इन 7 को मिलाने से हमारा विश्व प्रकाश बनता है, जिसमें हमारा एक क्रम नीचे की तरफ से लिया जाएगा मित्रों, I विद गॉड, ठीक है। नीचे सबसे वायलेट, सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा? रेड मिलेगा। और इसका कितना लगभग मोटा होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। कुछ बुकें लिख देती हैं इसको 3800 एंगस्ट्रॉम, जरा ध्यान दीजिएगा। और ये आपका लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम, और कुछ भी बुकें इसको मोटा 8000 एंगस्ट्रॉम लिख देंगे। तो आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व प्रकाश का रेंज क्या होता है, परास क्या होता है, तो आंसर होगा आपका 3800 से 7800, अथवा दिया होगा उसमें एक ही ऑप्शन, चाहे ये 3800 से 7800 या तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। अब ये जब प्रकाश हमारा विभिन्न माध्यमों से या किसी भी स्रोत से निकलते हैं तो स्रोत से किस प्रकार का है उसको ध्यान में रखकर हमें 3 प्रकार की प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। पहली समांतर किरणें प्राप्त होती हैं, ठीक है, सीधी, इसे हम लोग समांतर किरण कहते हैं। और दूसरी किरण कैसे मिलती है? किसी एक बिंदु से पैदा होकर वो ऊपर की तरफ निकलती है। देखिएगा, ऊपर की तरफ निकलती किरणें, ये आपकी क्या कहलाएगी? अगर कोई पूछेगा तो जवाब होगा, चूंकि ये ऊपर है, ऊपर के लिए आपके पास अंग्रेजी शब्द कौन सा है? अब का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो अपसारी, ठीक है, ऐसी किरणें क्या कहलाते हैं? अपसारी। और अगर यही प्रकाश किरणें एक ही बिंदु की तरफ सिकुड़ती हुई नजर आए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी, ठीक है, अभिसारी, एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना। तो 3 प्रकार की प्रकाश किरणें हमारे पास है मित्रों, समांतर किरण, अपसारी और अभिसारी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के आगे हम लोग अगले खंड में पढ़ेंगे परावर्तन, क्योंकि उसी के बाद हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब परावर्तन की घटना क्यों होती है, कैसे होती है, किस प्रकार हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर में जाएं या न जा पाए तो प्रकाश किरण किस व्यवहार या किस गुणों का या किस प्रकार के लक्षण को प्रकट करेगा, ये हम अगले भाग में देखेंगे। उस भाग में हम सीखेंगे परावर्तन क्या है, परावर्तन पर आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे, साथ ही हम देखेंगे कि हमारा दर्पण किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो घर पर रहें और एंजॉय करते रहें, अपने कमेंट्स लगातार देते रहें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना मित्रों, ये मैं आपके मन पर छोड़ता हूँ। अगर दिल कहता बंदे में दम है तो यस, नहीं तो नो, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।